नमस्कार। आज अपने कक्षा 10 सामाजिक अध्ययन के छठे अध्याय केंद्र सरकार उसके एक अध्ययन बिंदु जो अपना बीच में टॉपिक चल रहा है राष्ट्रपति, उस राष्ट्रपति की कुछ बची हुई जो संकटकालीन और बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक प्रकार से जो उसकी शक्तियां हैं, उसके अधिकार हैं या उसके कार्य अपने बोल सकते हैं, उनके बारे में अपने वर्णन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, संकटकालीन शक्तियां, जो राष्ट्रपति की एक प्रकार से महत्वपूर्ण कार्यों के अंतर्गत आने वाली कुछ ये शक्तियां हैं। तो इन संकटकालीन शक्तियों को अपने आपातकालीन शक्ति के नाम से भी जो है एक प्रकार से पुकारते हैं। तो ये आपातकालीन या इमरजेंसी जो इसके राइट्स हैं या एक प्रकार से जो संकटकालीन शक्तियां हैं वो भारतीय संविधान के भाग 18 में वर्णित हैं और इनमें अनुच्छेद जो है 352 से लेकर 360 तक इनका वर्णन दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है भारतीय संविधान के टोटल 22 भागों में 18वें भाग में जो है एक प्रकार से संकटकालीन शक्तियों का उल्लेख और उसके साथ साथ में अनुच्छेद 352 से 360 तक जो है इनका वर्णन जो है एक प्रकार से भारतीय संविधान में मिलता है। तो बात करेंगे जो संकटकालीन महत्वपूर्ण जो तीन जो शक्तियां हैं, उन तीन शक्तियों में जो है पहली शक्ति का नाम है जी अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल। तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन जो है वो दे रखा है। क्या होता है ये? तो इसके लिए ये है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति पर जो है इसको लागू किया जाता है। यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल लिखित रूप में ये एक प्रकार से परामर्श दे दे, सलाह दे दे राष्ट्रपति को कि भाई युद्ध की स्थिति पैदा होगी है दूसरे देश के साथ, दूसरे देश ने आक्रमण कर दिया, मतलब बाहरी आक्रमण हो चुका है, या अपने ही देश के किसी कोने में या किसी क्षेत्र में या किसी राज्य में सशस्त्र विद्रोह हो गया हो, जनता एक प्रकार से विद्रोह कर रही है और बड़े हथियारों से एक प्रकार से जो है वो विरोध कर रही है, विद्रोह कर रही है। तो इस तरीके की स्थिति पर जो एक प्रकार से राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन जो स्थिति है जिसको राष्ट्रीय आपातकाल बोला जाता है अनुच्छेद 352 के तहत वो लागू हो जाता है। अब इस राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति को लागू करने का एक तरीका है, क्या है कि 1 माह के मध्य संसद में 2/3 बहुमत से इसको पारित करवाना आवश्यक है। इसका मतलब ये हुआ कि 10 दिन लागू हो गया, जैसे मान लो आज लागू हुआ ये, तो आज से 30 दिन के अंदर अंदर मतलब 1 माह के अंदर अंदर इसको कम से कम संसद के दोनों सदनों से अलग अलग 2/3 बहुमत से इसको पारित करवाना होगा। और एक बार पारित होने पर अधिकतम ये 6 माह तक लागू होता है। मान लो आज यदि लागू एक प्रकार से ये राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया, 1 महीने के अंदर अंदर मान लो इसको पारित कर दिया जाएगा, मान लो आज से ठीक 20वें दिन या 25वें दिन इसको पारित कर दिया गया, तो उस 20वें दिन से लेके और अब आगे 6 महीने तक जो है इसको लागू किया जा सकता है। और उसके साथ साथ में 6 माह के लिए इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। 2/3 बहुमत से इसको पारित करते जाओ और लगातार जो है ये आगे आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये एक प्रकार से इसकी लगातार राष्ट्रीय आपातकाल जो है जो युद्ध की स्थिति पे, बाह्य आक्रमण की स्थिति पे या फिर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति पर जो है एक प्रकार से लागू होता है। ये 3 कंडीशन है, इन कंडीशंस में जो है एक प्रकार से इसको लागू किया जाता है। अब इसके दौरान कुछ खास बातें हैं, वो क्या हैं वो सुनेंगे। एक तो देखिए कि ये आपातकाल के दौरान जब भी ये राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, यानी अनुच्छेद 352 की स्थिति जब पैदा होती है, तो उस दौरान जो है क्या होगा कि जितने भी मूल अधिकार हैं वो सारे के सारे समाप्त हो जाते हैं, केवल एक मौलिक अधिकार को छोड़कर। भारतीय संविधान में जो 6 मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के बीच में दे रखे, तो उनमें लगभग सारे अनुच्छेद जो है वो समाप्त हो जाते हैं। उन अनुच्छेदों में दिए गए कुछ जो महत्वपूर्ण छूट हैं अपने को या अधिकार जो है वो समाप्त हो जाते हैं, लेकिन एक अनुच्छेद ऐसा है जिसको समाप्त नहीं किया जा सकता और वो है अनुच्छेद 21 को छोड़कर। क्योंकि अनुच्छेद 21 जो है भारतीय लोगों को या पूरे विश्व के किसी भी व्यक्ति को जो भारत में रह रहे हैं उसको स्वच्छंद वातावरण में स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार है। तो जीने का अधिकार जो है थोड़ी छीना जा सकता है। बाकी सारे अधिकार उसके जो एक प्रकार से क्या कि मौलिक अधिकारों का परिवर्तन हो जाता है, मतलब मौलिक अधिकार जो है एक प्रकार से समापन हो जाता है उनका। लेकिन हाँ, अनुच्छेद 21 को छोड़कर बाकी सारे अधिकार जो है इस राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में समाप्त माने जाते हैं। अब इसे मूल अधिकारों का परिवर्तन कहा जाता है। यानी परिवर्तन काल कौन सा है मूल अधिकारों का? जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो गया। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का परिवर्तन अर्थात उनका समापन हो जाता है। अनुच्छेद 358 के तहत जो अनुच्छेद 19 में सारी स्वतंत्रताएं 6 प्रकार की हमें दे रखी हैं, किसी भी देश जो है राज्य में घूमने का अधिकार, कोई अपना व्यवसाय चुनने का अधिकार, अपनी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, इस तरीके के कुछ एक जो है संगठन बनाने का अधिकार, ऐसे कुछ 6 अधिकार अपने को दे रखे हैं अनुच्छेद 19 में। अब उन 19 में जो दिए गए अनुच्छेदों को अनुच्छेद 58 की पावर्स
यानी उनकी शक्तियों के आधार पर सारी की सारी स्वतंत्रताओं को समाप्त किया जाता है। और अनुच्छेद 359 के तहत जो है बाकी जितने भी अधिकार बचते हैं, चाहे अपनी वो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सॉरी उसका एक प्रकार से संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता के जितने भी अधिकार हैं, बाकी सारे जो है अधिकारों का परिवर्तन अर्थात समापन तो 359 के तहत होगा। और 19वें अनुच्छेद में दे रखी 6 जो स्वतंत्रताएं हैं, उन 6 स्वतंत्रताओं का जो एक प्रकार से समापन है वो 358 अनुच्छेद के तहत इस राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, याद रखेंगे इसको। इसके अलावा जो बात आती है कक्षा 10 के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और वो ये है कि भारत में अब तक कितनी बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है। तो याद रखेंगे अब तक 3 बार ऐसा हो चुका है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति जो है वो पैदा हो चुकी है। अब वो कौन कौन से समय में कब कब हुई है, तो ये ध्यान रखेंगे। एक तो देखिए भारत और चीन युद्ध हुआ था जो 26 अक्टूबर 1962 को। तो 26 अक्टूबर 1962 को जो है भारत चीन युद्ध के समय जो है ये पहला एक प्रकार से राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। उस समय भारत में जो राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राधाकृष्णन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो एक प्रकार से जिनके जन्म दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो वो डॉक्टर राधाकृष्णन। उसके बाद में जो है एक प्रकार से उस समय भारत के प्रधानमंत्री देखा जाए तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ये एक महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा जो दूसरा जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो भारत और पाकिस्तान का युद्ध जो हुआ है 1971 में, जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ या उस दौरान की बात है ये। तो 3 दिसंबर 1971 को जो है बांग्लादेश में एक प्रकार से घुसने के दौरान भारत पे पाकिस्तान ने आक्रमण किया, और 3 से 13 दिसंबर तक लगातार जो है ये आक्रमण चलता रहा। और 13 दिसंबर को भारतीय सेनाओं के सामने एक प्रकार से पाकिस्तानी सेनाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया था। और उसके बाद में 16 दिसंबर 1971 वाले दिन बांग्लादेश नामक एक नए देश का जो है निर्माण हो गया था। पूरे एक प्रकार से यूँ मान लो कि एशिया महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण देश माना जाता है ये, उसका निर्माण हुआ। अब सीधी सी बात यह है कि उस दौरान जिस दिन भारत पे आक्रमण करता है पाकिस्तान 3 दिसंबर 1971 को, तब जो है एक प्रकार से दूसरा एक प्रकार से राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है। उस समय भारत के राष्ट्रपति वीवी गिरी थे और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उसके बाद में आंतरिक अशांति के नाम पर जो है एक प्रकार से इंदिरा गांधी के समय में ये राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, इसी आंतरिक अशांति को बाद में नाम बदलकर जो है एक प्रकार से सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। क्या था ये पूरी बात सुनते हैं। आंतरिक अशांति के नाम पर 25 जून 1975 को जो है एक प्रकार से एक राष्ट्रीय इमरजेंसी जो है घोषित की गई थी, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। इस समय राष्ट्रपति जो है फखरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति थे, और इंदिरा गांधी जो है उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी। अब राष्ट्रपति द्वारा जितने भी जो आपातकाल 3 लगाए गए हैं, उन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो राष्ट्रपति हैं उनको याद करने का एक तरीका है छोटा सा। रवि के पंखे, अर्थात रवि से राधाकृष्ण, रे से राधाकृष्ण, वी से वीवी गिरी, और केएल अपने आप में साइलेंट है, और पंखे का मतलब यहाँ पे फखरुद्दीन अली अहमद से है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, यदि सीधा याद हो तो बहुत अच्छी बात। अब हुआ क्या कि ये जो आंतरिक अशांति जो शब्द जो था, ये एक प्रकार से थोड़ा अटपटा सा शब्द है कि देश में अशांति है, तो इस वजह से अशांति शब्द को हटाना जो है एक प्रकार से मुनासिब समझा भारत सरकार ने। तो क्या हुआ कि 44वां संविधान संशोधन 1978 जो हुआ, इस 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर और उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह जो है वो जोड़ दिया गया था। और भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो 3 कंडीशन पे जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, युद्ध, बाहरी आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह, तो वो सशस्त्र विद्रोह जो है 1978 के 44वें संविधान संशोधन के बाद में जो ये शब्द आया है, उससे पहले इसी सशस्त्र विद्रोह के स्थान पे कौन सा शब्द था, आंतरिक अशांति शब्द था। तो अब इसको हटा के जो है एक प्रकार से सशस्त्र विद्रोह जो शब्द है वो जोड़ दिया गया है। तो इस तरीके से हम इस अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल को पढ़ते हैं। इसके बाद में बात आती है अनुच्छेद 356 की। तो इसमें क्या खास बात है, इसमें आती है राष्ट्रपति शासन की बातें। अब राष्ट्रपति शासन कब लागू होता है, कैसे लागू होगा, तो थोड़ी सी बात। अनुच्छेद 355 के अंतर्गत राज्य में जब संवैधानिक सरकार विफल हो जाती है, संवैधानिक सरकार मतलब जिस सरकार को एक प्रकार से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वोट देकर चुना गया, मताधिकार के आधार पर चुना गया उसको, और वो सरकार यदि संवैधानिक तरीके से अपना कार्य नहीं कर पाती है, मतलब वो संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है,
और संविधान के सम्मत, संविधान के अनुसार जो सरकार चलनी चाहिए वो विफल हो जाती है, तो उस दौरान राज्यपाल, जो उस राज्य का राज्यपाल जो होगा, जिस राज्य में वो लागू एक प्रकार से अशांति या यूँ मान लो कि संवैधानिक तंत्र विफल हुआ है सरकार का, तो उस राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। अब राष्ट्रपति क्या करेगा, अनुच्छेद 355 के तहत राज्यपाल सिफारिश कर रहे हैं कि भाई यहाँ संवैधानिक तंत्र विफल हो गया तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। अब अनुच्छेद 356 के तहत, जिसकी बात अपने राष्ट्रीय आपातकाल की कर रहे हैं, राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं, तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति जो है वो क्या करेगा, राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है उस राज्य में। सिफारिश 355 में कर दी और 356 के तहत जो है उसकी सिफारिश के आधार पर, 356 के आधार पर जो है क्या कर दिया जाएगा जी, अनुच्छेद 356 लागू कर दिया जाएगा। सीधी सी बात ये है, या यूं मान लें कि राष्ट्रपति शासन जो है राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य में, जिस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हुआ था, उस राज्य में लागू हो जाता है। राज्य की सभी जो एक प्रकार से जो शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार के पास चली जाएंगी। मतलब उस राज्य में, जिस राज्य में वो लागू हुआ है, तो उस राज्य की जितनी भी एक प्रकार से ये मान लो कि राज्य सूची के जो विषय हैं जिनके ऊपर राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है, उनके ऊपर सारे के सारे कानून है फिर वो केंद्र सरकार बनाना शुरू कर देगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि राज्य सूची के सभी विषयों पर और राज्य की सारी शक्तियों पर जो है एक प्रकार से केंद्र सरकार का अधिकार हो जाता है। उसके बारे में बात आती है कि 2 माह के अंदर अंदर जो है इसको साधारण बहुमत द्वारा पारित करवाना होता है। यानी राष्ट्रपति शासन यदि लागू करना है तो 2 माह के अंदर अंदर जो है एक प्रकार से राष्ट्रपति शासन की इस बात को संसद द्वारा साधारण बहुमत से इसको पारित करवाना होगा। पास होने पर, यदि मान लो ये साधारण बहुमत से पास हो गया, साधारण बहुमत का मतलब क्या है, तो 1/2 + 1 का बहुमत होता है। तो यानी उपस्थित लोगों का या यूं मान लो कुल सदस्यों का एक प्रकार से आधा + 1 जो वोट होते हैं, ये साधारण बहुमत। तो क्या होगी, पास होने पर इसको 6 माह तक लागू किया जाएगा और 6 माह के लिए ही इसको लगातार आगे बढ़ाया जा सकता है। अब खास बात यह है कि 6-6 महीने करके इसको कितनी बार आगे बढ़ाया जा सकता है, तो फिर चुनाव आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अधिकतम 3 वर्ष तक जो है राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, मैक्सिमम 3 ईयर्स। तो अधिकतम जो है एक प्रकार से 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन को लागू किसी राज्य में किया जा सकता है। 3 साल में जो है एक प्रकार से दोबारा चुनाव होंगे और दोबारा जो है राज्य की सरकार चुनी जाएगी। वो ऐसी व्यवस्था जो है एक प्रकार से बन जाएगी कि संवैधानिक तंत्र जो विफल हुआ था उसको दोबारा बहाल किया जा सके। तो ऐसी कंडीशन पैदा हो जाती है अमूमन। उसके बारे में बात आती है कि इसके तहत मूल अधिकार जो है बने रहते हैं। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार अनुच्छेद 21 को छोड़कर बाकी सारे समाप्त हो जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर मौलिक अधिकार जो हैं वो आपके समाप्त नहीं होते, वो बने रहते हैं जस के तस। बाकी सारे के सारे जो 6 प्रकार के जो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में दे रखे हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक, वो सारे के सारे अनुच्छेद बने रहते हैं। उसमें एक को छोड़कर बाकी सारे समाप्त हो गए थे राष्ट्रीय आपातकाल में, लेकिन यहाँ पर समाप्त नहीं हो रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे, अलग बात है ये। उसके बारे में क्या है कि सबसे पहले पंजाब में सन 1951 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। उसके बाद में जब निर्वाचित सरकारें बननी शुरू होगी, मतलब सरकारों का चुनाव होना शुरू हो गया एक प्रकार से मताधिकार के आधार पर जनता द्वारा, तो निर्वाचित सरकार के स्थान पर जो है पहला केरल राज्य ऐसा था जहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। लंबी अवधि के लिए, अब कम ज़्यादा लंबे समय तक जो है 3-3 साल तक लगातार, 2-2 ढाई साल तक लगातार लंबे समय तक यदि कहीं रहा है तो वो पंजाब राज्य ऐसा था जिसमें राष्ट्रपति शासन लगातार लागू हुआ है। अब राजस्थान में 4 बार ऐसा हो चुका है। यदि अपने राजस्थान की यदि बात करें पैट, तो राजस्थान में 4 बार जो है राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। कब कब हुआ है, तो 13 मार्च 1967 को जो है राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। उसके बाद में 23 अप्रैल 1977 को हुआ, हरिदेव जोशी जो है उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। 16 फरवरी 1980 को हुआ, उस समय भैरव सिंह शेखावत जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। और 15 दिसंबर 1992 को जो है एक प्रकार से क्या है कि ये राष्ट्रपति शासन लागू हुआ राजस्थान में। उस समय भी भैरव सिंह शेखावत, जो बाद में भारत के उपराष्ट्रपति भी बनते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। तो ये एक प्रकार से राष्ट्रपति शासन की बातें। उसके बाद में बात आती है अनुच्छेद 360, जिसको अपने वित्तीय आपातकाल कहते हैं। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक प्रकार से इमरजेंसी है राष्ट्रपति
द्वारा भारत में जब लगती है। अब ये कब लगती है, कैसे लगती है, वित्तीय आपातकाल है क्या चीज़, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक तो याद रखें कि 2 माह में संसद द्वारा साधारण बहुमत से स्वीकृति आवश्यक होती है इसकी। पहली बात तो ये लागू कैसे होगा ये, तो संसद में 2 महीने के अंदर अंदर एक प्रकार से साधारण बहुमत से इसकी स्वीकृति लेना आवश्यक होगी, इसको पास करवाना जरूरी होगा। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी प्रकार के कर्मचारी का, किसी भी प्रकार के विभाग का वेतन रोक सकता है, पूरा उस वेतन में कटौती कर सकता है, कटौती के आदेश दे सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, अभी उदाहरण लेटेस्ट बता रहा हूँ। भारत में या पूरे विश्व में वर्तमान में कोरोना वायरस कोविड-19 जो है एक प्रकार से लगातार हावी होता जा रहा है। उस दौरान जो है बहुत सारे कार्य ठप रहे हैं। इसी दौरान राज्यों की अलग अलग सरकारों ने भी और केंद्र सरकार ने भी जो है कर्मचारियों के वेतन में कुछ प्रतिशत कटौती की है। जैसे थोड़ी बहुत जो है एक प्रकार से पेमेंट उनकी रोक कर, चूँकि वो भी फ्री रहे हैं इसलिए उनको घर बैठे पेमेंट नहीं दी जा सकती है, ऐसा ना, इसलिए थोड़ा बहुत जो है उनके जो है एक प्रकार से अकाउंट में से, या उनके यूँ मान लो कि उनकी तनख्वाह जो पगार जो उनकी महीने की, उस पगार में से कुछ प्रतिशत जो है एक प्रकार से कटौती करके राजकोष में उसको जमा करवाया गया, ताकि एक प्रकार से कोरोना वायरस के जो है इस खतरे को भांपते हुए कुछ जो है इसको लगाम लगाने के लिए जो खर्च चाहिए वो खर्च पूरा किया जा सके। तो इस तरीके से एक प्रकार से हालांकि वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। वित्तीय आपातकाल की स्थिति अभी पैदा नहीं हुई। वित्तीय आपातकाल कब लागू होता है, ये थोड़ी सी कंडीशन सुन लेंगे। जब मान लो भारत में एक प्रकार से कर्ज, विदेशी कर्ज जो है एक प्रकार से विश्व बैंक का या अन्य देशों का जो कर्ज है वो भारत के ऊपर इतना बढ़ जाए कि भारत उसको देने में एक प्रकार से असमर्थ हो जाए, दिवाला एक प्रकार से यूँ मान लो कि निकलने वाला हो जाए देश का, या देश की जो एक प्रकार से व्यापारिक कंपनियां हैं, देश का व्यापार तंत्र है, या देश की आर्थिक स्थिति है वो इतनी ज़्यादा खराब हो जाए कि एक प्रकार से किसी भी प्रकार की जो कर्ज जो भारत ने ले रखा है वो कर्ज जो है वो चुकता नहीं किया जा सके, तो ऐसी कोई भी कंडीशन में जो है राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल अर्थात 360 जो अनुच्छेद है वो लागू किया जाता है। ये लागू होने के 2 माह के भीतर जो है एक प्रकार से साधारण बहुमत से इसको स्वीकृत कराना होता है, और इसके अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी प्रकार के कर्मचारी के वेतन में कटौती का आदेश दे सकता है, पूरे के पूरे उस विभाग में से जो एक प्रकार से, जैसे मान लो शिक्षा विभाग है, रक्षा विभाग है, कोई सा भी है, उस विभाग की जो एक प्रकार से तनख्वाह, उसका वेतन रोक सकता है, उसकी कटौती कर सकता है। खास बात और बहुत महत्वपूर्ण बात और बहुत ही अच्छी बात यह है कि अभी तक भारत इतना गरीब नहीं हुआ है, अभी तक भारत में ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई है कि भारत में इसका प्रयोग किया जा सके, जो बहुत अच्छी बात है। अर्थात वित्तीय आपातकाल की स्थिति भारत में अभी तक लागू नहीं हुई है, भारत में इसका अभी तक प्रयोग नहीं हुआ है, जो दिखाता है कि भारत हर प्रकार के संकट पे जो है खरा उतरता है, और हर प्रकार के संकट को झेलने की और उससे उभरने की एक प्रकार से जो ताकत भारत में है वो शायद किसी और देश में नहीं है, ये दिखाता है। तो इस तरीके से राष्ट्रीय आपातकाल जो एक प्रकार से संकटकालीन जो शक्तियां, या जिसको इमरजेंसी राइट्स राष्ट्रपति के बोले जाते हैं, या आपातकालीन जो शक्तियां कही जा रही हैं, 3 प्रकार की शक्तियां हैं, अपनी बात की है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 में किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर उसमें एक प्रकार से जो लागू होने वाला जो अनुच्छेद 352 जिसको राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। 3 महत्वपूर्ण जो उसकी एक प्रकार से राष्ट्रपति द्वारा जो संकटकालीन जो शक्तियां हैं उनका अपने वर्णन किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कक्षा 10 और कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, इसलिए आप अच्छी तरह से इसको तैयार करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।